हेलो एवरीवन, मैं दिव्या शर्मा और आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो मौर्य काल से संबंधित है वो टॉप एमसीक्यूज़। इससे हमें दो फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा रिवीजन हो जाएगा और दूसरा हम ये चीज़ जान पाएंगे कि मौर्य काल से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आइए हम करते हैं हमारे आज के सफ़र की शुरुआत। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जो मौर्य काल है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। तो दोस्तों, हमारे सामने ऑप्शन आता है कि तक्षशिला था, नालंदा था, वल्लभी था या उज्जैनी था। हम सभी जानते हैं कि गुरु चाणक्य कहाँ से संबंधित थे। उस समय एक ऐसा शिक्षा का केंद्र जो वर्तमान में भी अपने नाम का महत्व रखता है। यह सभी ऑप्शन है तक्षशिला। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन ए, तक्षशिला। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो अशोक के अभिलेख मिले हैं हमें, वृहद अभिलेख, लघु स्तंभ लेख, ये सभी इनमें मोस्टली या तो लैंग्वेज है खरोष्ठी या फिर है अरमाइक, या फिर जो लिपि जो या तो खरोष्ठी है या अरमाइक है या फिर प्राकृत है। तो इसमें दोस्तों ये पूछा गया है कि खरोष्ठी लिपि कौन से में है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो शाहबाजगढ़ी का अभिलेख है दोस्तों, ये खरोष्ठी लिपि में है जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है। आइए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बोला गया है कि कौन से शासक अमित्रघात के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें मैं रिमाइंड कर दूँ दोस्तों कि जो विलियम जोन्स थे उन्होंने इस नाम की साम्यता, अमित्रघात को हम संस्कृत नाम मान सकते हैं, और इसका नाम की साम्यता अमित्रोचैट्स नाम से बिठाई थी। तो ये जो शासक थे वो थे दोस्तों बिंदुसार। तो बिंदुसार को अमित्रघात बोला गया है और विलियम जोन्स ने इन्हें अमित्रचैट्स होने की आशंका जताई थी, जिसे संस्कृत में अमित्रघात बोला जा सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारे शासक बिंदुसार है वो अमित्रघात के नाम से जाने गए थे। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह है कि मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्ग में विभाजित था। यह जानकारी हमें कहाँ से देखने को मिलती है। तो दोस्तों, याज्ञवल्क्य के उस वक्त में नहीं थे, हेरोडोटस भी उस वक्त में नहीं थे। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, एक तो ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी। दोस्तों, जो कौटिल्य हैं, जिन्हें हम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीतिक वर्ग पे थी। तो इस प्रकार से हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन बच जाता है एक, मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज था उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो गया बी। आइए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पश्चात बिंदुसार, फिर अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, अंत में आते हैं वृहद्रथ। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन वृहद्रथ को टिक करेंगे क्योंकि यही सही है। अब इसमें हमने देखा था कि जो वृहद्रथ के मंत्री थे, ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने इनकी धोखे से हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो इस प्रकार से मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ हो जाते हैं और उसके पश्चात मौर्य वंश के पश्चात मगध पर शुंग वंश का स्थापना हो जाती है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म से हमारे कौन थे और जैन धर्म से कौन थे। बौद्ध धर्म से तो हमारे अशोक थे, जैन धर्म से चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो बचा एक आजीवक धर्म। तो आजीवक धर्म के प्रथम भारतीय शासक अनुयायी कौन थे, बिंदुसार थे। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आजीवक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों, अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है। तो दोस्तों, जो मौर्य प्रशासन है उसके विभागों के अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है। तो हम जानते हैं कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें ये राजनीतिक प्रशासन पे बेस्ड है पूरी। और तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों में से कोई भी नाम ऑप्शन में आ सकता है। ये आंसर इसका बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंदवंश के किस शासक से हुआ था। दोस्तों हम जानते हैं कि जो नंदवंश था वो उस समय घोर जनता को घोर तरीके से परेशान कर रहा था। उस समय जनता बहुत परेशान थी उन शासकों से। तो जो नंदवंश था वह एक हिंसात्मक शासक बन चुका था, नंदवंश का अंतिम शासक, जिसको चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने पराजित करके मारा था और वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये सब हम सब अभी जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा घनानंद, जो कि एक क्रूर शासक था अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों हमने 13वें अभिलेख में देखा था कि एक युद्ध हुआ था उस 261 ईसा पूर्व में। उस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था कि उस नरसंहार को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने हिंसा के मार्ग को छोड़ के अहिंसा का मार्ग अपनाया था। घोर नीति की जगह धम्म नीति अपनाई थी। इस प्रकार से जो कलिंग का युद्ध, ये ऑप्शन है सी, ये इसका आंसर हो जाता है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों हमने देखा था वैदिक धर्म से यहाँ पे कोई समानता नहीं थी, कोई नहीं वाला ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया। बौद्ध धर्म था, ये थे अशोक का। तो इस प्रकार से हमारा एकमात्र आंसर बच जाता है जैन धर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन बी। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर है हमारा जैन धर्म, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपनाया गया धर्म था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित थे। दोस्तों यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वह चारों ऑप्शन ही क्रम वाइज हैं और ये चारों जो वंश हैं इन्होंने क्रम वाइज मगध पर शासन किया है। तो इसमें हमें देखना है अशोक से संबंधित, जो कि ये चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पश्चात बिंदुसार और 3rd नंबर के जो मौर्य शासक थे वह थे। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ था। दोस्तों हमने देखा था कि एक ऐसी आचार संहिता थी जिसमें मानवीय मूल्यों की बात की गई थी। तो उस आचार संहिता जिसमें मानव को ही सर्वोपरि रखा गया था, मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखा गया था, हिंसा के मार्ग को छोड़ के अहिंसा का मार्ग अपनाया गया था और लोगों को सद्भाव की जो सद्भावना और समभाव की है वह उनका लक्ष्य बताया गया था। इस प्रकार से इस आचार संहिता को हमने धम्म नीति के बारे में धम्म नीति के रूप में जाना था। तो इसमें बोला गया कि धम्म नीति का क्या अर्थ था। तो दोस्तों इसमें अहिंसा, दया, दान, ये सभी धम्म नीति के अर्थ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा आंसर हो जाता है डी। अब इसमें पूछा गया कि इंडिका के लेखक कौन है। दोस्तों ये पुस्तक है इंडिका, हम सभी जानते हैं और इसका बोला गया तो जो मेगास्थनीज है वह इंडिका के लेखक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। ये सेल्यूकस निकेटर थे जो सिकंदर था उसकी तरफ से भेजे गए थे, जब भी सेल्यूकस निकेटर और जो चंद्रगुप्त मौर्य उनके मध्य संधि हुई थी उसमें। अब है हमारा 15वां क्वेश्चन, भाग एवं बलि से संबंधित क्या है। तो दोस्तों ये एक प्रकार से मौर्य साम्राज्य के कर हैं जो कि राजस्व विभाग से संबंधित है। ये भूमि पर लिए जाने वाले कर थे दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार करने कौन गया था। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बौद्ध धर्म दोस्तों अशोक के काल में अपनाया गया था। तो अशोक तो स्वयं जा नहीं सकते, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन तो आउट हो गए यहाँ से। विजयांका और नागार्जुन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनते। जो संघमित्रा अशोक की पुत्री और महेंद्र की बहन, चारुमित्रा की बहन। तो ये संघमित्रा जो कि महेंद्र और संघमित्रा जो कि अशोक के पुत्र और पुत्री थे, इन्होंने श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों सीधा इसका आंसर है जो जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले
सफलता प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो दोस्तों इसका आंसर 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदुसार का समकालीन टॉलमी द्वितीय कहाँ का था। दोस्तों यह वही टॉलमी द्वितीय है जिसका राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। तो दोस्तों ये था मिस्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है। अभी हमने देखा था अमित्रघात नाम वाले क्वेश्चन में। तो दोस्तों जो विलियम जोन्स थे इन्होंने सबसे पहले यूनानी नामों की साम्यता है वो चंद्रगुप्त मौर्य से बिठाई, क्योंकि उसी समय के जो लिखे गए यूनानी ग्रंथ थे उनमें ऐसे नाम देखने को मिले जिनके जो मानवीय मूल्य हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य से, उनके गुण चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हो। और उस समय में लिखे गए ग्रंथ थे जो यूनानी जिनमें ये नाम हमें देखने को मिलते हैं। उस समय पूरे विश्व में ऐसा कोई और शासक नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा जिसके लिए ऐसे शब्दों का यूज किया जाए। अमित्रघात जो कि शत्रुओं का नाश करने वाला, ये सभी उसके बेटे के लिए दिए गए हैं। तो सोचो कि चंद्रगुप्त मौर्य किस लेवल के शासक थे। तो इस प्रकार से जो विलियम जोन्स है लेखक, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोट नाम से की है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वह अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। तो दोस्तों कलिंग शिलालेख हमारा उड़ीसा का है जो कि कलिंग युद्ध से संबंधित है। अशोक का गिरनार अभिलेख हमें जो है वो गिरनार गुजरात से संबंधित है। और अशोक का सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र का। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए की बचता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों जो बौद्ध संगति और बौद्ध सभाएं थी उस समय आयोजित की जा रही थी। तो जो अशोक के काल में दोस्तों वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, क्योंकि पाटलिपुत्र ही अशोक की राजधानी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। दोस्तों चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त के मेंटोर थे और ये प्रधानमंत्री भी रहे थे उसके काल में। तो इसमें पूछा गया कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम है यहाँ पर विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सभी चाणक्य के नाम है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस को किसने हराया था। तो दोस्तों अलेक्जेंडर यहाँ पर सिकंदर महान के लिए प्रयुक्त हुआ नाम है और उनके सेनापति थे सेल्यूकस। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक का रूमंदेही स्तंभलेख संबंधित है। दोस्तों रूमंदेही अभिलेख जो कि नेपाल की तराई से प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख दोस्तों बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं को किस नाम से सम्मानित उल्लेख किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चक्रवर्ती सम्राट है वह उपाधि थी। धर्मदेव धर्मकीर्ति नाम से इसका कोई लिंक नहीं था। तो देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी ये 2 नाम हमें देखने को मिलते हैं अशोक के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने अहिंसा के मार्ग को अपना लिया था, हिंसा का मार्ग छोड़ दिया था। उसने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे उसके पश्चात उन्होंने सद्भावना, सहिष्णुता, उदारता, करुणा इन सभी को अपने साम्राज्य विस्तार का आधार बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो दोस्तों अशोक के शिलालेख हमें 3 भाषाओं में देखने को मिलते हैं, प्राकृत, खरोष्टी और अरमाइक। तो यहाँ पे खरोष्टी और अरमाइक का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, एकमात्र प्राकृत, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने चाणक्य की सहायता से नंदवंश की समाप्ति पर मौर्य वंश की स्थापना की थी और मगध पर साम्राज्य किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो दोस्तों जो कौटिल्य हम सभी जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि एक राजनीतिक विषय पर आधारित पुस्तक है। यहाँ पर लोगों से अर्थशास्त्र नाम सुन के इकोनॉमिक्स से कनेक्ट हो जाते हैं, बट ये बात ध्यान देने लायक है कि ये राजनीतिक प्रशासन पर आधारित बुक है एक। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। दोस्तों हमने देखा था कि उनके वृहद शिलालेख है, जो कि 14 लेखों के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, और उनमें से जो अभिलेख है 13वां अभिलेख वह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें 261 ईसा पूर्व में कलिंग से हुए युद्ध के वर्णन की जानकारी है, और उसमें ये सब बताया गया है कि 1 लाख से भी अधिक लोगों के नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और उसके पश्चात में बौद्ध धर्म अपनाने की ये सभी जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है वह हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो अभी हमने देखा था कि जो राजनीतिक जीवन है उस पर प्रकाश डाला गया, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे। दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। इन्होंने वहाँ पर जाकर जैन धर्म को अपना लिया था और संलेखना पद्धति से जो है अपने शरीर का त्याग किया था। तो इस प्रकार से इन्होंने जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में अवस्थित स्थान है वहाँ पर अपने अंतिम दिन गुजारे थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन ये है कि मुद्रा राक्षस किसकी कहानी है। दोस्तों पहले तो हमें ये जान लो कि मुद्रा राक्षस एक पुस्तक का नाम है जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, और दोस्तों मुद्रा राक्षस में हमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हुआ। इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे पूरा करते हैं। आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को